हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स एक्सपर्ट। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कोरोना के सीजन में आप लोग बचाव रखेंगे अपना, सब खुश होंगे, मंगल होंगे, यही कामना करता हूं मैं। तो गाइस, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हमारी एक्सरसाइज 3.5, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। तो इससे पहले इस सीरीज के 5 पार्ट आ चुके हैं। जो बच्चे इस सीरीज को पहली बार देख रहे हैं वो पांचों के पांचों पार्ट जरूर देखें, ताकि आपका जो थर्ड यूनिट के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है वो सारी की सारी हट जाए। सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल पाए। सो गाइस, चलिए बिना देरी किए अपने स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारी स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.5, जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो चलो चलते हैं स्क्रीन। देखिए गाइस, ऑन बोर्ड मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, दो लीनियर इक्वेशंस मुझे दी गई हैं और मुझे क्या करना है, मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है थ्रू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो व्हाट इज द प्रोसेस, देखिए ध्यान से। देखिए बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशंस हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करने से पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपकी राइट हैंड साइड है वहां पर हमेशा जीरो रहना चाहिए, जैसा कि मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में है। ठीक है, तो आप जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हो तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा इसको, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये जो आपका मेथड है वो 3 टर्म्स में कंप्लीट होता है। वो 3 टर्म्स कौन से हैं वो देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, x के अपॉन में कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी उसकी भी डिस्कस करते हैं। इक्वल्स टू फिर आप माइनस y के अपॉन में लिखोगे एंड इक्वल्स टू फिर आप 1 के अपॉन में लिखोगे। तो इस तरह से अपने को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अरेंज करना होता है। चलिए अब मैं बात करता हूं x के लिए अपने को क्या लिखना है, y के लिए अपने को क्या लिखना है, एज वेल 1 के लिए अपने को क्या लिखना है। तो आप लोग ध्यान रखिए, अगर आप x के लिए लिख रहे हैं तो मतलब आप x वाले कोफिशिएंट्स को छोड़ दीजिए, बाकी के जो दो बचे हैं उनको आप यहां पर लिखिए। जैसे देखिए x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो मेरे पास ये वाले हैं, a1 a2। मैं क्या करता हूं, इन दोनों को छोड़ देता हूं, बाकी के जो दो बचे वो मैं यहां लिखता हूं। जैसे मेरे पास b1 बचा, मेरे पास b2 बचा, मेरे पास c1 बचा और मेरे पास c2 बचा। ठीक है ना। इसी तरह से आप क्या करोगे, जैसे y के अपॉन में लिखना है तो आप क्या करोगे, y वालों को छोड़ दोगे, उसके अलावा जो बचे वो दोनों लिखोगे। तो जैसे मैंने y वालों को छोड़ दिया तो बाकी जो दो बचे, a1 बच गया, a2 बच गया, c1 बच गया एंड c2 बच गया। तो मेरे पास बाकी के दो ये वाले बचेंगे। इसी तरह से मैं 1 अगर लिखना चाहता हूं तो ये जो c वाले आपको दिख रहे हैं आप इनको छोड़ दोगे, बाकी का सारा लिखोगे। तो मतलब यहां पर आ जाएगा आपके पास a1 a2 b1 b2। अब फिर क्वेश्चन मार्क बनता है कि हमें आगे क्या करना है। तो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपको इतना लिखने के बाद आगे का प्रोसेस कुछ इस तरह से रहता है कि वैल्यू आप सेम रहने दीजिएगा और आप लोग क्या करेंगे, आप इनको चेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक देखो, जैसे x के अपॉन में जो वैल्यू है तो मैं b1 को c2 से मल्टीप्लाई करूंगा और b2 को c1 से मल्टीप्लाई करूंगा और दोनों को करूंगा माइनस। सेम इसी तरह से जो माइनस y के अपॉन में a1 को मैं c2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, a2 को मैं c1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इन दोनों को कर दूंगा माइनस। इसी तरह से a1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा b2 से, फिर इसके बाद a2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा b1 से और दोनों को कर दूंगा माइनस। तो हमारे पास x के अपॉन में, y के अपॉन में और 1 के अपॉन में कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। फिर आपको क्या करना है, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, लेट फोकस ऑन द रेड कलर। फिर आपको क्या करना है, इतना काम करने के बाद ये जो फर्स्ट वाली टर्म है, ये वाली, इस फर्स्ट वाली टर्म को आपको इसके साथ कंपेयर करना है, लास्ट वाली टर्म के साथ। और जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो आपके पास इस x वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह से आपको क्या करना है, ये जो y वाली टर्म दिख रही है इसको भी आपको लास्ट वाली टर्म के साथ कंपेयर करना है। और जब आप इन दोनों को कंपेयर कर दोगे तो आपके पास y की वैल्यू भी आसानी से निकल जाएगी। तो इस तरह से आप इनकी सेटलमेंट करेंगे और यही मेथड जो होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5। लेट लुक एट द बोर्ड, हाउ विल यू डू दिस। यस गाइस, दिस इज द क्वेश्चन। Which of the following pair of linear equations has unique solution, no solution or infinitely many solution?
So guys, look at the question. Which of the following pair of linear equations has unique solution, no solution or infinitely many solution? This is we have done in exercise 3.2. फिर इसके बाद हमसे पूछा गया है in case there is a unique solution, find it by cross multiplication method. So let's try to understand. Take the example question number 1. हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0. सेकेंड इक्वेशन आपके पास है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0. पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को समझिए. वो बोल रहा है कि आपको सबसे पहले वेरीफाई करना है कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, और अगर इसका सॉल्यूशन यूनिक है तो आपको x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है थ्रू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल you need to calculate the value of a1, that is 1. a1 mean to say the coefficient of x, that is a1. Similarly b1 mean to say the coefficient of y, that is minus 3, and c1 mean to say minus 3 again. Now what about a2? a2 mean to say 3, b2 mean to say minus 9, and c2 mean to say minus 2. Remember this thing, they are the only coefficient of the equations. चलिए अब आपको क्या करना है, देखिए अपने को क्या करना होता था, आप यहां पर a1 अपॉन a2 कैलकुलेट करोगे. अगर मैं a1 अपॉन a2 कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास यहां से आ जाएगा 1/3. फिर मैं क्या करूंगा, b1 अपॉन b2 कैलकुलेट करूंगा, तो जैसे ही कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा -3/-9, मतलब इसकी वैल्यू भी आई 1/3. और अगर मैं c1 अपॉन c2 कैलकुलेट करता हूं तो c1 अपॉन c2 के अकॉर्डिंग वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -3/-2, मीन टू से इट विल बी 3/2. तो इस तरह से आप बड़े ही आराम से इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं. अब यहां से आपको क्लियर कट पता लग रहा है कि जो a1 अपॉन a2 है ना, दैट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू द थर्ड कोएफिशिएंट. तो मतलब यहां से अपने को पता लगा दैट द लाइंस आर पैरेलल, और आपको पता है कि पैरेलल लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता. सो द आंसर बीइंग नो सॉल्यूशन. इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे. अब अगर सॉल्यूशन नहीं है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने की कोई जरूरत नहीं है. चलिए एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसके सॉल्यूशन यूनिक हो और हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड परफॉर्म कर पाए. Yes guys, so for that example look at the question number 4th, the fourth part of this question. This is question number 4th. So let me describe you the question number 4. The equations are x minus 3y minus 7 equals to 0. Here is 3x minus 3y minus 15 equals to 0. फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन. डायरेक्ट कर रहा हूं मैं ये चीज. वेरिफिकेशन में आप a1 अपॉन a2 आपको पता है 1/3 आएगा. अच्छा b1 अपॉन b2 मीन टू से आएगा -3/-3, दैट विल बी 1. और क्लियरली यहां से पता लग रहा है दे आर नॉट इक्वल. इफ दे आर नॉट इक्वल देन देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन. सो द क्वेश्चन हैव यूनिक सॉल्यूशन. अच्छा अब क्वेश्चन में ये साफ साफ बोला हुआ है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो चलो अपने 1/1 x और y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. किस तरह से कैलकुलेट करेंगे देखिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. देखिए मेथड अप्लाई करते वक्त मैंने आपको बताया कि आपको इसको 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है. पहली चीज आप x के अपॉन में कुछ वैल्यूज लिखेंगे. दूसरी बात आप माइनस y के अपॉन में कुछ वैल्यूज लिखोगे. तीसरी बात आप 1 के अपॉन में भी कुछ वैल्यूज लिखोगे. x के अपॉन में कौन सी वैल्यू लिखनी है, ये x वाले कोएफिशिएंट्स को छोड़ दीजिए. बाकी जो बचे कौन कौन से, -3 बचा, -3 बचा, -7 बचा और -15 बचा, यानी कि y वाले और कांस्टेंट वैल्यूज, उनको मैं इसके नीचे अरेंज कर देता हूं. मतलब -3,
सिमिलरली -7 -15। y के लिए आपको क्या करना है, y के अपॉन में सिर्फ y वालों को छोड़ दो, बाकी के अरेंज करोगे तो मतलब 1 3 फिर -7 -15। इसी तरह से ये जो 1 बचा, इस 1 के अपॉन में आप क्या करोगे, कांस्टेंट वैल्यू को छोड़ोगे और बाकी के दोनों लिख दोगे। मतलब हमारे पास आ जाएगा 1 3 -3 -3। चलिए गाइस, अब मैं इसको आगे अगर सॉल्व करूं, आगे थोड़ी मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो कैसे होगी, देखिए ध्यान दीजिए। x एज इट इज पड़ा हुआ है। देखो मैंने आपको बोला कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब -3 का -15 के साथ, तो ये हो जाएगा 15 3 जा 45। ये लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और माइनस माइनस प्लस हो ही जाना है। बीच में हमेशा माइनस लगाना है, उसके बाद माइनस प्लस होगा वो अपनी मर्जी से होगा, आपको बीच में एक बार माइनस लगाना है। मैंने माइनस लगा दिया। अब आप देखिए जो -3 है इसको -7 से साथ करोगे तो प्लस का 21 आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस का 21 इक्वल्स टू। अब बारी है सेम -y की। सो -y अपॉन आप क्या करोगे, y वाले कोफिशिएंट्स को इसको इसके साथ कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया, इसी तरह से इसको इसके साथ कर दिया और इसको इसके साथ कर दिया, तो ये बनेगा माइनस का 15 एज वेल, बीच में माइनस आना ही आना है, और 7 3 जा 21, माइनस का 21 बनेगा तो ये हो जाएगा प्लस का 21। इसी तरह से अगर मैं 1 की बात करूं तो गाइस ये आ जाएगा माइनस का 3, और इन दोनों को जब आप करोगे तो प्लस का 9। सो यहां पर मैंने प्लस का 9 लिख दिया, बिकॉज बीच में माइनस होता है और माइनस का 9 आपको मिला है, दैट्स व्हाई माइनस एंड माइनस बिकम प्लस। चलिए x ओवर आपके पास बचा 24, फिर आपके पास बचा दैट इज y ओवर -15 प्लस 21 इट विल बी +6, तो माइनस में इसके साथ लगा देता हूं, इक्वल में 1 अपॉन में 6। अगला स्टेप मैंने आपको बताया कि आपको रेड कलर पे फोकस करना, आपको फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म को कंपेयर करना है। ये लीजिए मैं यहां पे कर देता हूं इधर की साइड। हमारे पास था x अपॉन 24, इसको मैंने कंपेयर किया 1/6 के साथ, मेरे पास आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद 6x इक्वल्स टू 24। यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 24/6 जो कि इक्वल होता है 4 के। इसी तरह से मैं क्या करता हूं, सेकंड और थर्ड टर्म को इक्वल पुट कर देता हूं। तो सेकंड टर्म अपने पास कितनी है, y अपॉन में -6 है, इसको मैं इक्वल कर देता हूं 1/6 के, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 6y इक्वल्स टू माइनस का 6। तो यहां से y की वैल्यू मेरे पास आ गई -1। तो देखो आपने बड़े आसानी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। लेट कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। सी दिस इज द क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू a एंड b। और एक बात मैं और बता दूं, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट्स वाई आप इसे कंप्लीट कीजिएगा। जैसे आपके पास है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट आर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। चलिए मैं यहां पर लिखता हूं सबसे पहले इक्वेशंस जो भी मुझे गिवन है। लाइक मुझे पहली इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y, इसको मैं इधर ही ले आता हूं -7 इक्वल्स टू 0, ये लिखी है मैंने। इसी तरह से दूसरी जो इक्वेशन है वो है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल्स टू 3a प्लस b माइनस 2। इसको भी आप एक काम कीजिए, इधर ले ही आए, तो इधर लेके आओगे तो मतलब यहां पर तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये सारी की सारी जो वैल्यू है वो एज इट इज पड़ी है, इक्वल में आ जाएगा 0। अब देखो क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है, these equations have many solution. So what to do? If these equations have many solutions, then the condition is a1 over a2 equals to b1 over b2 equals to c1 over c2. These three values will be equal. Now the value of a1 will be 2,
अपॉन A2 मीन टू से A माइनस B, द वैल्यू ऑफ B1 बीइंग 3 ओवर B2 मीन टू से A प्लस B, C1 मीन टू से -7 एंड C2 मीन टू से -3A प्लस B माइनस 2. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A1, B1, C1, A2, B2, C2. ये जो वैल्यू होगी, रेड कलर पे फोकस कीजिएगा, ये जो वैल्यू होगी वो A1 है, B1 है, C1 है, A2, B2, C2. तो इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो पुट कर दी. आगे बढ़ता हूं. मेरे पास ये इक्वेशन बन गई 2 अपॉन, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म. आप जिसे मर्जी कंपेयर कर सकते हैं, सभी से आंसर सेम आएगा, तो जिसे भी कंपेयर कीजिए आप एज योर विश. सो मैं फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर कर रहा हूं. फर्स्ट अपने पास है 2 ओवर A माइनस बी इज इक्वल टू 3 ओवर A प्लस बी. मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बन गया 2A 2B इक्वल्स टू 3A माइनस 3B. A वाली टर्म एक साइड, B वाली टर्म एक साइड, तो ये बन जाएगा 5B इक्वल्स टू A. This A goes to the right hand side and this minus 3B come to the left hand side. So the equation will be 5B is equal to A. This is equation first. Now what to do? दो कोई भी और स्टेप उनको कंपेयर कीजिए आप, जैसे मैं करता हूं सेकंड और थर्ड को. सो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड टर्म जब मैं इनको कंपेयर करूंगा तो सेकंड में देखिए आप क्या करोगे. सेकंड है अपने पास 3 ओवर A प्लस बी, और इधर वाली जो ये वाली टर्म है यहां पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 7 ओवर 3A प्लस बी माइनस 2. फिर मुझे करना है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा बेटा 3 3 9A, फिर बनेगा 3B, फिर बनेगा -6, फिर बनेगा 7A, फिर बनेगा 7B. अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 9A माइनस 7A बिकम 2A, 3B प्लस 7B will be minus 7B, so it will be minus 4B equal to 6. Now put the value of A in this equation, that is 5B. So when you will put A is equal to 5B, this becomes 10B. 10B minus 4B, this becomes 6B. So 6B will equal to 6. Hence the value of B will be 1. If I'll put this value of B in the equation first, I have in this equation, then you will get the value of A. So A is equal to 5 into B is 1. That's why A will be 5. So these are the values of A and B as well. तो देखिए बड़े आसानी से हमने ये क्वेश्चन को कंटिन्यू कर लिया, बड़े आराम से ये क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना. अच्छा, इसी तरह से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिख रहा है, दिस इज फॉर द पैरेलल लाइंस. मैं यहाँ पर कंडीशन लिख देता हूँ क्वेश्चन में ही, आप लोग अप्लाई करके देखेंगे. देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन. इस नो सॉल्यूशन का मतलब है लाइंस विल बी पैरेलल, और पैरेलल के लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है वो होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2. तो आपको सिर्फ यहां से ये A1 की वैल्यू, ये B1 की, ये C1 की, A2 की, B2 की और ये C2 की, ये वैल्यू सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट करनी है. पुट करने के बाद आप आराम से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू किसकी वैल्यू, K की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है. चलिए कम ऑन टू द नेक्स्ट वन. द क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. चलिए सब्स्टिट्यूशन मैं नहीं करवा रहा, वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ओनली, सो दैट्स व्हाई वी विल कंटिन्यू विद दैट. द क्वेश्चन इज we have two equations 8x plus 5y equals to 9. So guys, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करने के लिए इक्वल वाली साइड में 0 होना चाहिए. तो मतलब मुझे इसको लिखना पड़ेगा -9 इक्वल्स टू 0, इस तरह से, ठीक है ना. फिर अपने पास नेक्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 है गाइस, वो भी, तो आप इसे लिख दीजिए -4 इक्वल्स टू 0.
तो ये प्रॉपर फॉर्म में चेंज हो गया। चेंज करने के बाद आपको क्या करना था, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना था। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या बताया मैंने आपको गाइस कि x के अपॉन में कुछ वैल्यूज आएंगी, माइनस वाई के अपॉन में कुछ वैल्यूज आएंगी, इसी तरह से 1 के अपॉन में कुछ वैल्यूज आएंगी। तो इन वैल्यूज को मैं यहां पर इनपुट करता हूं, लाइक मुझे x के अपॉन में लिखना है। तो आप क्या करोगे, ये जो x वाले हैं ना, इनको एलिमिनेट कर दो, बाकी के जो कोफिशिएंट है वो यहां लिखोगे, जैसे कि 5, 2, -9, -4। इसी तरह से माइनस वाई वाले को छोड़ के बाकी सारे, तो 8 लिख दिया, 3 लिख दिया, -9 लिख दिया, -4 लिख दिया। इसी तरह से 1 को छोड़कर जो बचा, 8 बचा, 3 बचा, 5 बचा और 2 बचा। ये लीजिए, है ना, x के नीचे x को छोड़कर सारे, y के नीचे y को छोड़कर सारे, और जो कांस्टेंट है कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाली टर्म्स को छोड़ के बाकी कोफिशिएंट। तो इस तरह से मैंने इसको अरेंज कर दिया। अब हमारा काम है, जो भी मैंने नीचे वैल्यू लिखी उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। जैसे कि मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा x अपॉन -20 प्लस 18। क्लियरली देखो, 5 को -4 के साथ -20 और ये -18, तो ये +18 हो जाएगा। इसी तरह से y अपॉन में -32, तो एक बन गया और बीच में माइनस आता है और ये बन जाएगा प्लस का 27। सिमिलरली अगर मैं यहां की बात करूं तो 1/8 2 16 एक आ गया और 5 3 15 एक आ गया। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा गाइस, तो मेरे पास बन जाएगा x अपॉन -2 इक्वल्स टू y अपॉन -5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। फिर मुझे सिर्फ सिंपली कंपेयर करना था, नथिंग एल्स। तो गाइस मैं फर्स्ट टर्म को लास्ट वाली टर्म से कंपेयर करता हूं और सेकेंड टर्म को भी लास्ट वाली टर्म से कंपेयर करता हूं। कंपेयर करने के बाद मुझे रिजल्ट कुछ ऐसा मिलेगा, x upon -2 will be equal to 1 upon 1. When you will cross multiply these values, you will get x is equal to -2. Remember this thing, this is from first and last term, or first and third term we can also write like this. अच्छा, फिर आगे क्या करूं? आगे मुझे करना है सेम इसी तरह से from second and थर्ड टर्म। तो देखो सेकेंड टर्म कौन सी है, ये वाली y ओवर -5 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1। दैट मीन टू से वी विल गेट y इज इक्वल टू -5। इस तरह से आप बड़े आसानी से x की और y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी तरह की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब करते हैं हम कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है, पहले हमने किए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जिसमें इक्वेशंस अपने को गिवन थी, सिर्फ हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई किया। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें इक्वेशन आपको जनरेट करनी पड़ेगी, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई होगा। और उन क्वेश्चंस के लिए आपको पता है, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ पाए, समझ पाए, तो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। अगर आप नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना, तो बड़े ध्यान से उसकी स्टेटमेंट पढ़नी है, स्टेटमेंट को समझना है, फिर आप लोग उस क्वेश्चन को बड़े इजीली वे में कर पाओगे। चलिए समझते हैं। और एक बात और, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हम कर चुके हैं पहले, लाइक फ्रैक्शन मैंने आपको बता दिया। सपोज 2 डिजिट नंबर वाला कोई क्वेश्चन आ जाता है, वी हैव डन इट। सपोज एज वाला कोई क्वेश्चन आ जाता है, वो भी हम कर चुके हैं। तो मतलब ओवरऑल सिस्टम वही है, बस सिर्फ मेथड चेंज हुआ है कि इक्वेशन बनने के बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है। कल के लेक्चर में इक्वेशन बनने के बाद अपने को क्या करना था, एलिमिनेशन अप्लाई करना था। उससे पहले सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना था, उससे पहले ग्राफिकल अप्लाई करना था। यानी कि इक्वेशन जनरेट करने का वे वही है, सिर्फ चेंज क्या हुआ, चेंज हुआ मेथड। जैसे कि मैं क्वेश्चन समझाता हूं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। यहां बोल रहा है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। एक तो फिक्स चार्ज है, एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल let the fixed charge of hostel
तो ये जो फिक्स चार्ज है वो मैंने लेट कर लिया ₹x, और जो आपका पर डे चार्ज लगेगा इसके बाद, पर डे चार्ज, वो मैंने लेट कर लिया ₹y पर डे। इस तरह से फिक्स चार्ज का मतलब आप समझ गए होंगे भाई। वो जो स्टूडेंट है ना, वो चाहे हॉस्टल में रहे चाहे हॉस्टल में ना रहे, उसका जो चार्ज है वो लगना है, वो फिक्स चार्ज है। उसके अलावा जो लगेगा वो पर डे, मान लो 5 दिन रुका तो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, इसके साथ साथ पर डे के अकॉर्डिंग जो चार्ज उसको देना पड़ेगा वो अलग देना पड़ेगा। तो इस तरह का ये कुछ क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। यहां पर देखिए आप, व्हेन अ स्टूडेंट, ये वाला, व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 डेज, उस बच्चे ने क्या किया, उस स्टूडेंट ने क्या किया, 20 दिन खाना खाया। तो मतलब अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना चाहूं तो देखिए क्या क्या होगा बेटा। एक तो होगा फिक्स चार्ज जो भी हॉस्टल का है, प्लस हो जाएगा चार्ज फॉर 20 डेज, क्योंकि उसने खाना कितने दिन खाया, 20 डेज खाया, सो चार्ज फॉर 20 डेज, और इक्वल में आ जाएगा टोटल चार्ज। तो देखो फिक्स चार्ज अपने पास x था, अच्छा चार्ज पर फॉर 20 डेज, एक दिन का चार्ज y है, तो मतलब 20 डेज का हो जाएगा 20y, इक्वल्स टू टोटल उसने कितना पे किया, ₹1000 पे किए। तो इस इक्वेशन को मैं कुछ ऐसे लिख सकता था, x प्लस 20y माइनस 1000 इक्वल्स टू 0। और ऐसे लिखने का रीजन आपको पता है, ऐसा सिर्फ इसलिए लिखा गया बिकॉज मुझे यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है। दूसरा जो अपने पास है सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग ये बोलता है अगर वो 26 दिन खाना खाता है तो उसको 1180 रुपए लगते हैं, 1180 रुपीज लगते हैं। चलिए दूसरे के लिए मैं बनाता हूं। क्या लिखोगे, फिक्स चार्ज आ गया प्लस चार्ज फॉर हाउ मेनी डेज, 26 डेज, इक्वल्स टू ये भी टोटल चार्ज। तो देखिए फिक्स चार्ज जो आपका था वो तो x था ही, 26 डेज का हो गया 26y, इक्वल टू 1180 रुपीज उसने पे किए। और इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो, ये जो 1180 है इसको आप शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा x प्लस 26y माइनस 1180, इक्वल में बचा 0। सो बेटा इसके बाद बड़ा इजी है, जनरली आपको क्या करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बस अप्लाई कर दो। क्या क्या टर्म्स थी वो मैं बता देता हूं आपको। इसके अंदर टर्म्स थी आपके पास, आपको x के अपॉन में वैल्यू लिखनी है, ये लीजिए x अपॉन, फिर आपको माइनस y अपॉन में लिखनी है वैल्यूज, फिर आपको 1 अपॉन में लिखनी है वैल्यूज। पहले मैं x की बात करता हूं। इस x के लिए ये x वाले कोफिशिएंट छोड़ दो आप, ये x वाले कोफिशिएंट छोड़ दो। एक तो आएगा 20, एक आएगा 26, एक आएगा माइनस 1000 और एक आएगा माइनस 1180। इसी तरह से y के लिए y वाले छोड़ दो, तो यहां आएगा 1 माइनस 1000 माइनस 1180, और इसी तरह से 1 के अपॉन में जब आप लिखोगे तो आएगा 1 20 और 26। फिर मुझे इजीली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देखो कैसे, x अपॉन इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो पहले मैं 20 को करता हूं, 2 0 आनी है पीछे, ये लीजिए। 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 118 से, तो ये बन गया 236 माइनस, इसमें से 26,000 अपने को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये लीजिए 26,000, सही है ना, बिकॉज वहां माइनस का साइन है। इसी तरह से माइनस y के अपॉन में जब मैं लिखूंगा तो मेरे पास बन जाएगा माइनस 1180 और ये हो जाएगा प्लस का 1000, दिस विल बी प्लस 1000। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस का 23600 आएगा, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा 1 ओवर यहां आ जाएगा 26 माइनस 20। फिर मैं इसको आगे सॉल्व करूं अगर, तो मेरे पास आ जाएगा x ओवर, बट 23,600 है और यहां पे 26,000 है, तो बन जाएगा 2,400, ये बचेगा। और इसी तरह से यहां पर बचेगा y अपॉन प्लस का 180, नेगेटिव विल बी कैंसिल विद नेगेटिव, इक्वल्स टू 1 अपॉन यहां बचेगा 6 ओनली। सो जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो देखो आप आराम से कह सकते हो कि x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 24/6, मतलब 6 4 जा, x की वैल्यू आ गई 400। और अगर मैं इनको कंपेयर करूंगा तो y की वैल्यू आ गई 30।
तो ये आपके पास फिक्स चार्ज और पर डे का चार्ज आ गया। इस तरह से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं इक्वेशंस बना के छोड़ूंगा, फिर से जो हार्ड आएगा क्वेश्चन उसको अपने कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लाइक दिस, देखिए कल हमने किया था फ्रैक्शन वाला पार्ट। सो क्या क्या बताया था मैंने आपको बताया था जहां कहीं पर भी फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन दिखता है तो आप तीन चीजें लेट करेंगे। फर्स्ट वन, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन आपने लेट कर दिया x। फिर मैंने आपको बोला डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, ये मैंने लेट कर लिया y। फिर मैंने आपको बोला इसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी x अपॉन वाई। इतनी चीज मुझे लेट करनी ही करनी थी, सही है ना, क्योंकि फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर लेट किया तो अपने x आ गया और डिनोमिनेटर अपने लेट करेंगे तो अपने पास y आ जाएगा। इस तरह से आप उनकी वैल्यू आराम से लेट कर सकते हैं। अब क्या करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए गाइस पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन को। अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। ध्यान से दिखना, जो फ्रैक्शन है ना ये वाली x अपॉन वाई, इट बिकम्स 1/3, बट देयर इज अ कंडीशन। क्या कंडीशन है, वो बोलता है कि अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं ना न्यूमरेटर में से तो ये 1/3 हो जाएगी। तो मतलब मुझे यहां पर क्या करना था, -1 करना था। फिर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा 3x - 3 इक्वल्स टू y। और इस इक्वेशन को गाइस मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 3x - y - 3 इज इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन बन गई, आसान था बिल्कुल। दूसरी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। यहां बोल रहा है इट बिकम्स व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर इट बिकम्स 1/4। देखिए एंड ये जो फ्रैक्शन है ना, इट बिकम्स 1/4। कब बनती है ये 1/4, व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। ये जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है इसमें 8 ऐड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 4x इज इक्वल टू y प्लस 8। मतलब 4x आ गया, -y आ गया, -8 आ गया, इक्वल्स टू 0 आ गया। ये बन गई आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और ये वाली हो गई इक्वेशन सेकंड। सो नाउ व्हाट टू डू, वेरी सिंपल। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है। तो चलो मैं फिर भी बताता हूं एक बार क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से देखिए, अभी भी अगर किसी को दिक्कत लग रही है तो आराम से समझ आ जाएगा आपको। थ्रू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले मुझे यहाँ पे x के अपॉन में वैल्यू लिखनी है, फिर मुझे -y के अपॉन में वैल्यू लिखनी है, फिर मुझे 1 के अपॉन में वैल्यू लिखनी है। x के अपॉन में लिखना है x को छोड़कर सारा, मतलब -1 -1। फिर आप यहां पर लिखोगे -3 -8, इस तरह से। सिमिलरली y के अपॉन में लिखोगे, y वाले को छोड़ दो तो मतलब अपने पास आ जाएगा 3 4 -3 -8, इस तरह से, है ना। फिर 1 के अपॉन में मतलब ये 1 वाला, इस कांस्टेंट को छोड़ दो आप, इस कांस्टेंट को, इसको और इसको, बचा क्या 3 4 -1 -1। ये लीजिए 3 4 -1 -1। अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, x अपॉन +8 -3 -y अपॉन -24 आ जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा। इसी तरह से 1/-3 आ जाएगा और प्लस का 4 आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट अगर अपने करें तो x ओवर में 5 आ गया इक्वल्स टू y ओवर में अपने लिखेंगे तो 12 आ जाएगा और 1 ओवर में अपने लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर वही फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और थर्ड, तो ये देखिए फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करता हूं तो अपने पास वैल्यू बन गई डायरेक्ट x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/1। व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई दिस वैल्यू दिस विल गिव अस x इज इक्वल टू 5। और इसी तरह से अगर आप ये दोनों कंपेयर करोगे सेकंड और थर्ड, सो मतलब y ओवर 12 इक्वल्स टू 1/1, सो इट विल बी y इज इक्वल टू 12। देन आवर फाइनल आंसर विल, फ्रैक्शन हम फाइंड कर रहे थे तो फ्रैक्शन हमने लेट कर रखी थी x अपॉन y, so x upon y mean to say the value of x being 5 and the value of y being 12, so the fraction is 5/12।
12। दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना। तो आसान है, लेकिन समझना क्या है, क्वेश्चन समझना है कि वहां पर कोई गड़बड़ अपने ना कर बैठे समझने में। अगर समझने में गड़बड़ हुई तो मतलब इक्वेशन बनाने में भी होगी, इक्वेशन बनाने में हुई तो मतलब क्वेश्चन गलत भी होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं सिर्फ इक्वेशन बनाकर छोड़ूंगा इस तरह के क्वेश्चन की। देखिए गाइस, द क्वेश्चन इज यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सबसे पहले मैंने लेट किया दो चीजें, नंबर ऑफ राइट आंसर दैट इज x एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स दैट इज y, है ना। एक x हो गया और एक y हो गया। अब क्या करना है, अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करूंगा गाइस, ध्यान से समझिएगा बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। यहां पर है 3 मार्क्स इन राइट आंसर। देखो एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलते हैं, तो मतलब उसके x सही है तो मतलब मार्क्स मिल जाएंगे 3x। फिर वो बोलता है गलत क्वेश्चन का एक नंबर कटता है। देखो एक नंबर कटता है गलत क्वेश्चन का, और गलत है कितने, y, तो मतलब y मार्क्स उसके डिडक्ट हो गए, मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा। उसका स्कोर बनता है 40 मार्क्स। ये लीजिएगा, दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट, है ना। ये जो प्लस 40 है उसको आपको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है, बट जस्ट फॉर अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज नहीं करना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे वो बोलता है हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर ऐसा होता एंड 4 मार्क्स मिलते सही क्वेश्चन के, मतलब उसको मिल गए 4x, और इसके साथ साथ 2 मार्क्स कटते उसके डिडक्ट होते गलत आंसर के, तो मतलब माइनस हो जाता 2y। तब उसके मार्क्स कितने आते, तब उसके मार्क्स आते 50। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। और जब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गई तो वेरी सिंपल, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकल, तो जो भी मेथड आप लगाएं x और y की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। बहुत ही ज्यादा आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार गलती होती है इस क्वेश्चन में, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो विद फिगर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दीजिए आप। द वेरी फर्स्ट केस, द क्वेश्चन सेइंग दैट देयर इज अ स्टेट हाईवे, सपोज दिस इज अ स्टेट हाईवे एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम is 100 kilometer. Suppose this is station A and this one is station B. A and B. यहां पर कोई भी दो कार खड़ी हुई है इस तरह से, थोड़ी लग्जरी है कार, ध्यान से। ये दो कार हैं यहां पर भी, और एक कार खड़ी हुई है यहां पर। तो ये जो दो कार है वो यहां पर खड़ी हुई हैं। आपको बोला है ओन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। देखो वो कहता है कि ए पर खड़ी है एक कार बी पर खड़ी है, दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट होती हैं। स्टार्ट होने के बाद वो सेम डायरेक्शन में जाती हैं। देखो मतलब ये हुआ कि ये जो कार थी ये भी इसी डायरेक्शन में जाएगी और ये बी भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। सपोज किसी टाइम पर आके वो यहां पर इस पॉइंट पर मीट करती हैं सी पर, और इस ओवरऑल प्रोसेस में उसको 5 घंटे लग जाते हैं। यानी कि ये वाली जो कार है, ये वाली, ये यहां से यहां पहुंच गई इस जगह पर, और यहां से ये वाली जो कार है ये यहां से यहां पहुंच गई इस जगह पर। तो मतलब इसको भी कितना टाइम लग गया, 5 घंटे ऊपर वाली कार को, और इसको भी कितने घंटे लग गए, 5 घंटे लग गए। और इस टाइम ये इस पॉइंट पर हैं दोनों की दोनों कार्स। क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं लेट करता हूं स्पीड ऑफ कार स्टैंडिंग एट ए, स्टैंडिंग एट ए। सपोज मैंने लेट की x किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से स्पीड ऑफ कार स्टैंडिंग
एट बी, इसकी मैंने स्पीड लेट कर ली y किलोमीटर पर आवर। नाउ व्हाट टू डू, अब क्या करना है? देखो फिगर पर फोकस करो, क्या ये सही है? क्या डिस्टेंस AC माइनस डिस्टेंस BC इक्वल टू डिस्टेंस AB? मेरे हिसाब से आप लोगों को सही लगेगा। देखो डिस्टेंस AC का मतलब यहां A से लेकर C तक, BC का मतलब ये B से लेकर इस B से यहां से B से लेकर यहां तक, और जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो बच जाएगी, AB बच जाएगा, है ना। अच्छा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इस AC का मतलब कार A, तो AC की जो स्पीड थी वो x थी एंड टाइम था 5 घंटे, माइनस BC की जो स्पीड थी वो थी y, टाइम इसको भी लगा 5 घंटे, इक्वल में टोटल डिस्टेंस जो है वो अपने को गिवन है 100 किलोमीटर। यहां से आप 5 का डिवाइड दे सकते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, दिस बीइंग इक्वेशन फर्स्ट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के साथ थी इक्वेशन बनने वाली। इसके बाद आप सोल्व इसे जिस मर्जी मेथड से कर सकते हैं। हम हालांकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही कीजिएगा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो, अदरवाइज आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड केस समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास है दूसरा केस, सेम वही सिचुएशन है कि 2 पॉइंट है आपके पास, इस तरह से 2 पॉइंट है। यहां पर ये हो गया पॉइंट A जहां कार A खड़ी है, यहां पर ये हो गया पॉइंट B जहां कार B खड़ी है, ठीक है ना। अब की बार वो क्या कहता है? वो कहता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं। सेम डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि ये दोनों चलना स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से कि ये वाला चलता है इधर की तरफ, ठीक है ना, और ये चलता है इधर की तरफ, इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी सेम नहीं अपोजिट, इस तरह से। अब वो क्या करते हैं? यहां पर आके मीट करते हैं, इस जगह पर यहां आके वो वापस मीट करते हैं। इस पूरी प्रोसेस में इसको लग गया 1 आवर और इसको भी पूरी प्रोसेस में लग गया 1 आवर, और टोटल डिस्टेंस आपको पता है ये सारी की सारी 100 किलोमीटर थी ही। तो दोबारा एंड, क्या आप अगर ऐसे लिखो तो क्या सही है? क्या डिस्टेंस AC, ये वाला पॉइंट सपोज C हो गया, AC प्लस डिस्टेंस CB इक्वल्स टू डिस्टेंस AB, एब्सोल्युटली सही है। देखो ये वाली डिस्टेंस इतनी डिस्टेंस में ये इतनी डिस्टेंस मैंने प्लस कर दी तो पूरी डिस्टेंस बन गई। फॉर्मूला वही स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इसकी x है, टाइम इसको लगा 1 घंटा, प्लस स्पीड इसकी y है, टाइम इसको लगा 1 घंटा, इक्वल में डिस्टेंस AB अपने पास कितनी है? 100। तो यहां पर इक्वेशन बन गई x बन जा x, y बन जा y इक्वल्स टू 100, दिस बीइंग योर इक्वेशन सेकंड। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशंस बनी है, ये वाली और ये वाली, और आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से बिना किसी दिक्कत के। अगर नहीं लगाना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई दिक्कत नहीं है, सब्स्टिट्यूशन लगा लीजिए, एलिमिनेशन लगा लीजिए। पर्टिकुलर इन इक्वेशंस के लिए सारे मेथड परफेक्ट हैं, यहां तक कि इनके लिए अगर आप ग्राफिकल मेथड लगाएंगे तो वो भी बेस्ट है, कहीं दिक्कत नहीं आती आपको। चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। देखो जैसे ही आया हमारे पास द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो एरिया से आप उसी वक्त क्या समझेंगे? इस एरिया का मतलब है लेंथ और ब्रेथ, दो चीजें, क्योंकि रेक्टेंगल के लिए बोल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यही करना है, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x यूनिट्स और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू y यूनिट्स। सही है, चलो। अच्छा लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई, तो एरिया पीछे क्यों रहेगा? एरिया भी आ गया, ये लीजिए x इंटू वाई मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट्स, ये फॉर्मूला होता है, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ध्यान रखना एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
अब मैं चलूंगा बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा मुझे क्वेश्चन बोलेगा वैसा आपको करना है। फॉर्मूला मैं यहां पे लिखे देता हूं, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया वी हैव, दिस इज द फॉर्मूला। सो लेट मेक द फर्स्ट इक्वेशन। पढ़ते हैं क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। सबसे पहले वो यही बोल रहा है कि जो एरिया है ना वो 9 यूनिट कम हो गया। तो यहां पर ये एरिया था, पहले एक्स वाई था, इसमें से 9 यूनिट कम हो गया, मैंने एक्स वाई में से 9 माइनस कर दिया। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट, मतलब कि रेक्टेंगल का एरिया 9 यूनिट कम हो चुका है, तो मैंने एक्स वाई में से 9 माइनस कर दिया। ठीक है, चलिए। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, देखो ये रही लेंथ पहले थी x, इसको 5 यूनिट रिड्यूस कर दिया तो अब हो गई x माइनस 5। क्वेश्चन में बोला हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, देखो यहां पे लिखा हुआ है लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। सिमिलरली ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया। सो ब्रेथ अपने पास थी y, इसको 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया, ये लीजिए। तो सारी की सारी वैल्यू मैं इसमें पुट कर चुका हूं। अब आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई, देखो x को y के साथ, एक्स वाई 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। xy will cancel with xy, so this become 3x माइनस 5y, और माइनस 9 इधर आएगा तो प्लस 9, मतलब ये बन जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू 0। चलिए, इसी तरह से मैं फॉर्मूला दूसरी इक्वेशन के लिए फिर से लिखता हूं। फॉर्मूला है मेरे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। चलिए पढ़ते हैं बेटा। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, देखो ये रहा, इफ वी इंक्रीज द लेंथ ये रही, इसको 3 यूनिट्स इंक्रीज करना है, सो ये हो जाएगी x प्लस 3। एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेथ को इंक्रीज करना है 2 यूनिट। ऐसा करने के बाद आपके पास जो इसका एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। सो एरिया पहले एक्स वाई था, ये 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो गया। देखो पहले एरिया था एक्स वाई, इसके अंदर 67 प्लस हो गया, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा वापस वही एक्स वाई 2x 3y प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, यहां बच जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 67। यहां से हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3y। देखो ये इधर आएगा तो बचेगा 61 माइनस का, ये लीजिए 61 माइनस का। सो ये आपकी हो गई इक्वेशन फर्स्ट, और ये वाली आपकी हो गई इक्वेशन सेकंड। दोनों पर मेथड आपको वापस कौन सा अप्लाई करना है, वही सेम मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो गाइस ये था हमारा एक्सरसाइज 3.5। अब जिसको भी अगर कोई डाउट लगे तो वो कमेंट कीजिए, हमें बताइए, ताकि हम आपकी हर क्वेरी सॉल्व कर पाए। फिर भी अगर आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं होती तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर जानते हैं, वहां पे ग्रुप में दिया हुआ है सब कुछ, है ना, यूट्यूब पे दिया हुआ है, तो वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग एंड शेयरिंग।